गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे, अगर आप कोई नया ट्रांसफार्मर खरीदना चाहते हो या फिर कोई पुराना ट्रांसफार्मर खरीदना चाहते हो तो उसके लिए नो लोड टेस्ट कैसे किया जाता है। नो लोड टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस यूज करने पड़ेंगे, जिसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है आपके लिए। और जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज करने हैं उसमें क्या क्या एरर आपको देखने को मिलेंगे उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपको इस वीडियो को समझने में काफी हेल्प करेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको नो लोड टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे जो स्पेसिफिकेशन है उसको पूरे ध्यान से देख लेना है। सेकंड, आपको ट्रांसफार्मर को स्विच ऑफ कर लेना है कम से कम 8 आवर के लिए, क्योंकि कंटिन्यू कूलिंग के कारण वो स्टेडी स्टेट पोजीशन में आ जाएगा। या फिर आपको हर 30 मिनट के ऊपर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर चेक करना है, और जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा उस सिचुएशन को हम कोल्ड स्टेज बोलते हैं। और जिस टाइम पे ट्रांसफार्मर कोल्ड स्टेज में होगा उसी टाइम पे आपको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक करनी है। अगर तो आपने रेजिस्टेंस लाइन टर्मिनल के अक्रॉस चेक की है तो फेस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे, जिसमें अगर तो वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड है तो उसमें फेस रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लाइन टू लाइन रेजिस्टेंस को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो फेस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। और अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है तो फेस रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लाइन टू लाइन रेजिस्टेंस को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बारी आती है नो लोड टेस्ट करने की, तो उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर 2 डायग्राम देखने को मिल रही होंगी। एक डायग्राम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए और दूसरी डायग्राम है 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए, जिसमें नो लोड टेस्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर के साथ हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट का कनेक्शन किया हुआ है। और थर्ड डायग्राम में आप एक सिंगल 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर के कनेक्शन भी देख सकते हो। और इन सभी इंस्ट्रूमेंट से हमें पैरामीटर की वैल्यू मिलेगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, आरएमएस वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज, नो लोड करंट, एनर्जी कंजप्शन, नो लोड पावर इनपुट। ये जो 5th पॉइंट है एनर्जी कंजप्शन, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी कंजप्शन ओवर द पीरियड के रिलेशन से, जिसको हम लिख सकते हैं एवरेज नो लोड पावर कंजप्शन इक्वल टू एवरेज एनर्जी कंजप्शन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू 3600 वाट। और इस कैलकुलेशन को आपने तब यूज करना है जब आपने सर्किट में एनर्जी मीटर यूज किया होगा। और अगर आपने सर्किट में वाट मीटर यूज किया है तो आपने उसी रीडिंग को एवरेज नो लोड पावर कंजप्शन मान लेना है। अब उसके बाद टर्न आती है नो लोड लॉसेस करेक्टेड फॉर सिनुसॉइडल एक्सीलरेशन, जिसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि सिनुसॉइडल एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है और इस फॉर्मूले की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आपको बता दूं, सिनुसॉइडल एक्सीलरेशन का यहाँ पे मतलब है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर के अक्रॉस नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारे सर्किट में जो वोल्टेज कनेक्टेड होती है उसकी वेवफॉर्म में डिस्टॉर्शन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम सिनुसॉइडल सोर्स वोल्टेज ट्रांसफार्मर को देते हैं तो इसकी नॉनलीनियर कोर करंट वेवफॉर्म में हार्मोनिक पैदा करती है, मतलब उसकी वेवफॉर्म को डिस्टॉर्टेड करती है। और ये हाईली डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म नो लोड टेस्ट के टाइम पे जो वोल्टेज हमने अप्लाई की थी उसकी वेवफॉर्म में भी डिस्टॉर्शन पैदा करता है, या फिर कह सकते हैं डिफॉर्मेशन करता है। मतलब कहने का हम जो भी वैल्यू नोट करेंगे नो लोड टेस्ट के दौरान वो सारी डिस्टॉर्टेड सप्लाई वोल्टेज कंडीशन में करेंगे। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले को यूज करके सिनुसॉइडल वोल्टेज वेवफॉर्म में रिजल्ट निकालेंगे। अब ठीक है, आप इसी फॉर्मूले को यूज करके नो लोड लॉसेस करेक्टेड फॉर सिनुसॉइडल एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाल लोगे। मतलब जो रीडिंग हमने नोट की थी वो तो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म थी, लेकिन हमारी इनपुट सोर्स तो सिनुसॉइडल ही रहेगी। तो ट्रांसफार्मर के नो लोड लॉसेस की वैल्यू भी हमें सिनुसॉइडल एक्सीलरेशन की वैल्यू पे चाहिए, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बात आती है ये फॉर्मूला बना कैसे। अगर हम बात करें डिस्टॉर्टेड वोल्टेज वेवफॉर्म की, तो वो टेस्ट के दौरान मेजर वोल्टेज की आरएमएस और एवरेज वैल्यू पे डिपेंड होती है, जिसे हम एवरेज वोल्टेज वोल्टमीटर मेथड कहते हैं। इसमें हम स्टैटिक लॉसेस को भी ऐड करते हैं, क्योंकि स्टैटिक लॉस कंपोनेंट डिपेंड होते हैं फ्लक्स की मैक्सिमम डेंसिटी पे, और इसका फ्लक्स की वेवफॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और मैक्सिमम डेंसिटी डिपेंड होती है वोल्टेज वेवफॉर्म की हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू पे। और यहाँ पे एक बार याद रखना, हमने एवरेज वैल्यू की बात की है, आरएमएस वैल्यू की नहीं। इसीलिए अगर हम अपनी टेस्ट वोल्टेज की वैल्यू को हमारी डिजायर्ड वोल्टेज साइन वेव की एवरेज वैल्यू पे एडजस्ट कर दें तो हमारे स्ट्रेसेस लॉसेस की वैल्यू डिजायर्ड साइन वेव की वैल्यू के इक्वल होगी। तो बात करते हैं नो लोड लॉसेस में होने वाले एडिकल लॉसेस स्केयर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ एक्सीटेशन वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, और काफी हद तक इसका वोल्टेज की वेवफॉर्म से कोई लेना देना नहीं होता। और जब हमने नो लोड टेस्ट के लिए रेटेड वोल्टेज अप्लाई की हुई है, जिसमें हमें एवरेज वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी और हमें पता है एडी करंट लॉसेस की वैल्यू, तो हमें आरएमएस वोल्टेज पे मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में एडी करंट कंपोनेंट को वोल्टेज की डिजायर्ड साइन वेव पे आरएमएस वैल्यू के लिए करेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अब इस फॉर्मूले में आपको कुछ सिंबल नजर आ रहे होंगे, जैसे कि CH। इसका मतलब है रेशियो ऑफ हिस्टैसिस लॉस
टू टोटल आयरन लॉस। नेक्स्ट है सीई, इसका मतलब है रेशियो ऑफ एडी करंट लॉस टू टोटल आयरन लॉस। दोस्तों जहां तो आप इसकी रेशियो निकाल सकते हो, जहां फिर सिंपली आप फ्लक्स डेंसिटी का डाटा भी यूज कर सकते हो। अगर तो आपने ट्रांसफार्मर की कोर के लिए ओरिएंटेड स्टील यूज किया है तो आप CH और CE की वैल्यू को 0.5 ले सकते हो, और अगर आपने ट्रांसफार्मर की कोर के लिए नॉन ओरिएंटेड स्टील यूज की है तो आप CH की वैल्यू 0.7 और CE की वैल्यू 0.3 ले सकते हो। और अगर आपने ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने के लिए एमरफस कोर यूज की है तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रीडिंग आई है आप उसको एज इट यूज कर सकते हो। और अगर आप कोर के मटेरियल को और डीपली समझना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं के फैक्टर की। दोस्तों के फैक्टर को निकालने के लिए आपको इक्वेशन यूज करनी है, ट्रू आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय एवरेज वोल्टेज तो होल स्क्वायर। मतलब आपने दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करनी है, एवरेज वोल्ट मीटर की भी और आरएमएस वोल्ट मीटर की भी, और उसके बाद इन दोनों की रेशियो को हम के फैक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे जो कोर लॉसेस होते हैं वो रफली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ एक्चुअल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के। मतलब जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो तो हम कम वोल्टेज पे कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट होगा तो तब उसकी वोल्टेज कुछ और होगी और फ्रीक्वेंसी भी कुछ और होगी। अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो किसी और फ्रीक्वेंसी और किसी और वोल्टेज पे कर रहे हैं, तो इसको भी हमने करेक्ट करना है। तो वोल्टेज की करेक्शन करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है मेजर वोल्टेज ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइट टेस्ट। मतलब जो वोल्टेज आपने अभी टेस्टिंग के दौरान की है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो वोल्टेज रियल में चाहिए ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए आप उसको नीचे लिखोगे, और उसकी रेशियो से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी को करेक्ट करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो मेजर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग नो लोड टेस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइट फ्रीक्वेंसी। इन दोनों इक्वेशन को यूज करने पे हमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की रेशियो मिल जाएगी। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप ट्रांसफार्मर के नो लोड लॉसेस को अपनी साइट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले में जितने भी सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं उन सभी को कैसे निकालना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से ट्रांसफार्मर के नो लोड लॉसेस कैसे कैलकुलेट करने के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।